नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और अब बात 3 बज रहे हैं, यानी एबीपी गंगा पर वक्त हो रहा है उन सवालों का जिनके उत्तर मांगता है प्रदेश। आज सवाल उन दावों पर जिनकी धज्जियां वायरस ने उड़ा रखी है। ऐसा हाल है कि मानो पूरे सिस्टम को इसने घुटने पर ला दिया हो। नौबत यहां तक आ गई है, घर के अंदर भी मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। जिम्मेदारों से सवाल जवाब होंगे, लेकिन उससे पहले नजर हालात पर डाल लीजिए। यूपी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी का कलेजा कांप सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा है कि जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन नहीं तो ये शर्मनाक है। आलम यह है कि या तो कहीं इंतजाम है ही नहीं, या जरूरी जो चीजें हैं वो कालाबाजारी में है। ये तो हाल रहा यूपी का। अब उत्तराखंड के हाल पर भी गौर कीजिए। उत्तराखंड के हालात भी ठीक नहीं है। राजधानी देहरादून में प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन एजेंसियों और सप्लायर्स के नंबर जारी किए गए हैं, वो किसी काम के नहीं है। यहां पर बाकी इंतजामों पर भी सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह। सीधे उनसे जुड़ते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। जय प्रताप जी, शुक्रिया एबीपी गंगा पर आने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर, इन हालातों को देखकर आपको क्या लगता है? जी, आपका प्रश्न फिर दोबारा पूछ लीजिए। सबसे पहले जय प्रताप जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी जैसी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जैसा माहौल देख रहे हैं प्रदेश में, क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं आप? जो भी तस्वीरें आज हम देख रहे हैं और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, हर एक चैनल पर हम देख रहे हैं, ये स्वाभाविक है कि आज इस वैश्विक महामारी में एक निकाल लीजिए। इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से पिछले साल के तुलना में इस साल 2021 में बहुत तेजी से संक्रमित होने लगे लोग, और एक वायरस ने अपने आप को कम से कम 3-4 तरह के म्यूटेट करके अपने आप को बदला, जिससे लोगों की बीमारी गंभीर होने लगी और 30% से ऊपर के अधिक से ज़्यादा पेशेंट आने लगे। तो हमारी बेड्स की व्यवस्था जो थी या हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी और हमारे जितने भी संसाधन थे, वो इस महामारी के सामने कम हो गया। और इसी कमी को लाते हुए जब से ये मार्च 3 से शुरू हुआ है, तभी से लेके अभी तक हमने मेडिकल कॉलेजेस में 9,000 से लेके 18,000 तक हमने बेड्स और आईसीयू, वेंटिलेटर, एचडीयू ये सब बढ़ाया हमने। और हमारे L2 व्यवस्था को लगभग हमने 75,000 से ऊपर कर लिया है जी। हर जनपद में हमारे वेंटिलेटर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर हमारे पास संसाधन बन गए हैं। वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं, हम एक तरफा खबर नहीं दिखा रहे हैं। जो प्रयास हो रहा है वो भी दिख रहा है जनता को। लेकिन परेशानी ये है कि आपको अभी भी चैलेंजेस तो मिल ही रहे होंगे, चुनौतियां मिल ही रही हैं, और वो चुनौतियां लोगों की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ रही हैं। उस पर कैसे काम? जैसे कि देखिए, कालाबाजारी के लिए सबसे पहले तो सीएमओ वाले रूल के लिए इतना भटके लोग, कम से कम वहां पर 50% की राहत मिल गई, ठीक है। लेकिन अभी जो समस्याएं चल रही हैं उस पर और किस तरीके से काम किया जा रहा है, थोड़ा और समझाइए ताकि लोगों को आश्वासन मिले। अभी इस परिस्थितियों में हमने अपने हर जनपद में ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को एक केंद्रीय हमने उसको व्यवस्था बनाया है, जिसमें नंबर 1 होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को, जो लगभग 2,46,000 है हमारे पूरे प्रदेश में, उनको पहले दवाई बटाना, उनको होम आइसोलेशन में टेली कंसल्टेशन करवाना, और उसके बाद जो हमारे बचते हुए पेशेंट्स हैं विभिन्न अस्पतालों में उनको भर्ती कराना। हमारे मेडिकल कॉलेज, सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सर ये बताइए कि अगर मान लीजिए किसी को बेड नहीं मिल रहा है, देखिए तो हमने एक वही मैं बताने जा रहा हूँ, जी बता दीजिए। वही बताने जा रहा हूँ।
जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है कि उनको कोई भी पेशेंट को कोई उनके पास आता है उनको मना नहीं करना है। ये आदेश मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि कोई भी पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा उसका सरकारी खर्च हम देंगे और उस हॉस्पिटल को उसको लेना पड़ेगा और उसका उपचार करना पड़ेगा। ये भी आदेश हमने कर दिया है। जी देखिए, लेकिन जो जमीन से रिपोर्ट आ रही है वो आप तक भी पहुंच रही होंगी, या पता नहीं अधिकारी आप लोगों तक कितना पहुंचाते हैं, लेकिन हम तो अपने एक एक रिपोर्टर से जो जानकारी इकट्ठा करके दर्शकों तक भी दिखा रहे हैं, वहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी। कल भी ये सवाल पूछा गया था कि जितनी सप्लाई हो रही है वो वाकई क्या जरूरतमंदों तक पहुंच पा रही है? टैंकर अस्पतालों तक पहुंचना नहीं, कई डॉक्टर्स भी बेबस हैं, वो हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारे हाथ पांव तो ये जांच है और इलाज के लिए ऑक्सीजन है। जी देखिए, दो चीज़ का कमी इस देश में आया है इस महामारी के बाद में, एक ऑक्सीजन और एक रेमडेसिविर इंजेक्शन का। दोनों चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक व्यवस्था बनाई। सभी राज्यों को ऑक्सीजन आवंटन किया। उत्तर प्रदेश अपना आवंटन जहाँ जहाँ हमको दिया गया वहाँ से लगातार पिछले 4 दिन से हमारे टैंकर आ रहे हैं, बाय ट्रेन आ रहे हैं, बाय रोड आ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो पूरी तरह से एक प्रकार से प्रोडक्शन बंद हो चुका था, उसको केंद्र सरकार ने 7 कंपनियों के साथ बात करके उसका प्रोडक्शन को दोबारा चालू करके उनके एक्सपोर्ट को बैन करके और उसके बाद हमको आवंटन कर दिया। तो हमारे पास करीब 1,46,000 का आवंटन है इस समय। 7 कंपनियों के बीच में हमको लगभग 10-15 हज़ार 20,000 हमको डेली मिलता है। उसको मैं 75 जनपदों में बांटता हूँ, जो हाई केस लोड वाले जो हमारे जनपद है, लेकिन जो सर लगभग कुछ करना पड़ेगा ना, जनपद है, जहाँ एजेंसियां हैं उसके बाहर तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और वहां पे अभी भी लोग परेशान। इसके अलावा एक और जो रिपोर्ट है आपको भी पता होगी कि बहुत से वेंटिलेटर हैं वो पड़े हुए हैं, धूल फांक रहे हैं, स्टाफ नहीं है। क्या अभी भी कोई स्कोप बनता है कि आनन फानन में कुछ स्टाफ भर्ती कराए जाए ताकि उनको एक्टिवेट किया जाए? संकट की घड़ी में एक आध जान ही बच जाए अगर वो वेंटिलेटर ठीक हो सके तो। दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक, रेमडेसिविर की बात मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जी एक तो हम मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी संस्था में देने के बाद, दूसरा हम कुछ संख्या देते हैं हमारे जिला अधिकारी और सीएमओ के बीच में। जो आम आदमी जो परेशान होकर प्राइवेट हॉस्पिटल से जो मांग करता है उसको हम रेमडेसिविर जो भी हमारे पास स्टॉक में है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं उनको, कोई चार्ज उस पर नहीं वो उधार है। वो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर पर डीएम बैठते हैं सर। इतनी आपको बताएं सर, आपको भी बुरा लगेगा, हेल्पलाइन इतनी हेल्पलेस हो गई है ना सर कि कितना भी मदद के लिए आप लगाइए कि परेशान इंसान ना भी हो तो भी हेल्पलाइन पे कॉल कर करके परेशान हो जाएगा। हमने ऑन एयर कई बार ऐसे कॉल किया हेल्पलाइन के लिए। सर आप प्लीज सबसे पहले तो सोल्यूशन बता दीजिए कि कम से कम एक आवाज सुन के इंसान को राहत ही हो जाए कि अभी नहीं तो कभी कभी तो मदद मिलेगी। नहीं आपकी बात सही है, बहुत से लोग नहीं उठाते। इसकी भी हम लोग ने मीटिंग करके मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए, मेरे द्वारा निर्देश किए, हमारे अधिकारी को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपको फ़ोन उठा के हर एक पीड़ित व्यक्ति का काम सुनना है और कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो रेमडेसिविर या ऑक्सीजन का जहाँ तक हो सके या हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ये लगातार दिन में कम से कम 2 बार मैं खुद रिव्यू करता हूँ अपने अधिकारियों के साथ। और सीनियर अधिकारी हमारे सरकार में वो डीएम के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से इसका पूरा एक लगातार उसका समीक्षा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं सीएमओ की जगह पे सोचती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि वो जानबूझ के फोन नहीं उठाते होंगे। आप तो आपकी तो वो पूरी टीम है और आप उसको लीड कर रहे हैं। आपने उनके चैलेंजेस पूछे हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि वो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन पे लोग उठा नहीं पा रहे हैं? उनकी क्या दिक्कत है कि जरूरत से ज्यादा दबाव है, वो फोन उठा नहीं सकते हैं, हेल्पलाइन पे नहीं उठ रहा है? उधर से क्या दिक्कत आ रही है? क्यों ना वो दिक्कत दुरुस्त की जाए? कोई विशेष दिक्कत नहीं है, मगर ये जरूर है कि जब बहुत संख्या में लोग फोन करते हैं, आपको फोन करें या मुझे फोन करें या किसी तीसरे आदमी को बराबर दिन में हर 2-2 मिनट पर फोन आ गया तो हो सकता है आदमी के अंदर उतना सब्र नहीं होगा। हो सकता है नहीं सर, 100% हम लोग की ह्यूमन बॉडी आपको तो पता ही है कि इतनी इस लेवल पे नहीं काम कर सकती। तो जी इसका सोल्यूशन क्या है सर? क्योंकि जो लोग फोन कर रहे हैं वो नहीं रुकेंगे। फिर भी हम लोग उनको काफी प्रोत्साहन
नहीं सर, उसका कुछ दूसरा अल्टरनेट तो निकालना पड़ेगा। कि उनको बदलने से नहीं चले। नहीं, उनको नहीं बदलना, उनकी टीम बढ़ाना। नहीं, वो कमांड सेंटर से हमारा बिल्कुल ठीक चलता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कोई ऑटोमेटिक टीम तो बड़े हैं। कितनी बड़ी है सर? मैंने कहा था कितने लोग आप? टीम हमने ये बढ़ाया है कि हर एक जिले में एक नोडल अधिकारी, मुझे बोल लेने दीजिए। जी। टीम हमने ये बढ़ाया कि हर एक जिले में हमने 5-6 नोडल अधिकारी और बढ़ा दिए हैं, जो होम आइसोलेशन का देखेंगे, जो पेशेंट को भर्ती कराने के देखेंगे, जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग है उसको एक प्रकार के समन्वय बनाएंगे, और कहीं भी जो जरूरत होगा तो 5-6 बड़े सीनियर ऑफिसर्स को जिले के अंदर जी उनको अलग से हम लोग ने हर एक तहसील के अंदर एक नोडल अधिकारी बना के, और ये प्रयास कर रहे हैं कि एक सबके साथ समन्वय बना के और आम आदमी की बात को सुने और उसका कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। इसको हम लोगों ने लागू किया है। जी सर, ये बहुत अच्छा है कि कम से कम एक सीएमओ के कंधे से हटा के जिम्मेदारी एक नोडल ऑफिसर को भी दी गई। लेकिन कुल मिला के अगर लखनऊ जैसे जगह की बात करें, 5-6 हज़ार केस आए और वो लोग फोन करें, तो सर लगता नहीं है कि हर 2 मिनट पे फोन उठा पाना, सबको सांत्वना दे पाना अभी भी इन 2 अधिकारियों के बस की बात है? या जो हेल्पलाइन है वो भी और अच्छा काम कर सकती है? आपको लगता है वो अपने फुल कैपेसिटी पे है? बिल्कुल लगता है हमको कि अच्छा काम करेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग दिन में 2-3 बार हम जाते हैं, विजिट भी करते हैं और हम उन लोग से बात भी करते हैं। और बात करने के बाद सबको मैं इनकरेजमेंट देता हूँ, प्रोत्साहन देता हूँ कि घबराने की बात नहीं है। एक महामारी है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी पीड़ित है। इसीलिए तो सर मैं कोई दोषारोपण वाले सवाल नहीं कर रही हूँ कि पहले हमें क्या कर सकते थे। हाल में हमको ये सारी बातें हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे सर। अभी जो करंट सिचुएशन में उन्हीं पे फोकस करके आपसे सवाल कर रही हूँ। कुछ वेंटिलेटर्स की जो रिपोर्ट आ रही है सर, उनको क्या अभी भी कोई स्कोप है? मैं फिर से पूछ रही हूँ कि जल्दी से ठीक कराएं। पीएम केयर फंड से हर जगह वेंटिलेटर की तस्वीरें आई हैं, लेकिन वो स्टोर में पड़ी हैं, वो चल नहीं रही हैं। उसे कितने जल्दी ठीक करा सकते हैं हम? कुछ जनपदों में जहां पर हमारे केसेस बहुत कम आए हैं, वहां क्योंकि हम लोग ने पिछले बार सभी जनपदों में हमने वेंटिलेटर दे दिया था, तो कुछ जनपद ऐसे हैं जहां केस लोड हमारा कम है, या जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, या नए जनपद जो बने जहां पर जिला अस्पताल नहीं है, तो वहां से वेंटिलेटर हटा के जो हैवी केस लोड वाले जो पेशेंट है वहाँ हम उसको शिफ्ट करा रहे हैं। कुछ हमारे पास एनेस्थीसिया की कमी है, कुछ हमारे पास ऐसे टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन को हम बाहर से ले रहे हैं। लगातार डे टू डे हम बाहर से टेक्नीशियन संविदा पर ले भी रहे हैं। जी। उनकी ट्रेनिंग हम कराते हैं KGMU के माध्यम से, वो भी हम डे टू डे कराते हैं। और प्रयास ये है कि हर एक वेंटिलेटर जो हमारे पास पड़ा हुआ उसको हम इस्तेमाल चाहे जहां ज्यादा केस लोड हो वहां करें, या जहां भी अस्पताल में आवश्यक पड़े वहां पर करें। बिल्कुल सर, आपकी बातों से इतना तो समझ में आया कि जितना जब लोड ज्यादा हो तो उसको सही तरीके से डिस्पर्स भी करना पड़ेगा। सिर्फ एक कंधे पर ये इतनी सारी जिम्मेदारी कॉल्स को उठाने की हो या समस्या को सुनने की हो, वो भी संभव नहीं है। नोडल अधिकारी और इसके अलावा हेल्पलाइन की मैं आपको ग्राउंड के साथ एकदम जिम्मेदारी से कह सकती हूँ, लोग सबसे ज्यादा परेशान पहले लेवल पे होते हैं जब फोन नहीं उठता है, चाहे वो हेल्पलाइन हो या किन चीज़ों पे। उस पर भी अगर आपका ध्यान जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो संसाधन है उनको कैसे रिकलेक्ट किया जाएगा ऐप के जरिए, ये आपने हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। इन हालात को देखकर सवाल 1, 2, 3 नहीं सैकड़ों हैं। जवाब शायद जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग दे ही ना पाए। सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले नीति आयोग के सदस्यों का ये बयान जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिए, कि वायरस के खौफ का अंदाजा आपको खुद ब खुद हो जाएगा। अगर दोनों, यानी कि पर्सन जिसको कोविड-19 हुआ है और पर्सन जो अनइन्फेक्टेड है, यह आप एक किसी भी घर में ये स्थिति पा सकते हैं कि जो होम आइसोलेशन के केसेस है, अगर मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो 90% रिस्क है कि एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे अनइन्फेक्टेड आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। यहां भी अगर आप देखेंगे कि अनइन्फेक्टेड पर्सन अगर मास्क पहने लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन ना पहने तो 30% उसके चांसेस हैं कि वह इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर इन्फेक्टेड पर्सन मास्क पहनता है और साथ में अनइन्फेक्टेड पर्सन भी मास्क पहनता है तो दोनों केसेस में 1.5% रिस्क रह जाता है। कपल दिस विद 6 feet डिस्टेंस बिटवीन 2 people, तो देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अक्रॉस 2 people। मित्रों, हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे एफर्ट्स हों कि हम इस पर ध्यान रखें
इस विषय पर हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज जरूरी है जिस तरह से रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन हम पा रहे हैं कुछ प्रांतों में, उन पर्टिकुलर एरियाज में हमें कोशिश करनी है कि यह प्रोसेस हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क, जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के रूप में कहते हैं, यह हमारे जीवनचर्या का एक हिस्सा बन सके, इसकी हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। तो घर में भी मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। चलिए अब इसके पीछे वैज्ञानिक तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। लखनऊ से है डॉक्टर पीके गुप्ता, जो सदस्य हैं यूपी मेडिकल काउंसिल के और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है सीएमडी फेलिक्स अस्पताल के डॉक्टर डीके गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। और डॉक्टर पीके गुप्ता के पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पीके, जब लोगों से ये कहा जा रहा है कि घरों में भी मास्क लगा के रखिए, उनसे ये सजेस्ट किया जा रहा है, तो लोग मुस्कुरा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पे जो समस्या भयावह देखने को मिल रही है, उसमें जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने की सलाह दी जा रही है उसको यथासंभव अपनाया जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन नियर टू 70%, 75% हो सकता है। इससे जो स्प्रेड की दर है वो, क्योंकि ये वायरस बहुत ही इन्फेक्टिव है, इसका स्प्रेडिंग जो है बहुत ही ज्यादा है और ये भयावह स्थिति है। इसको जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ, उसको हमको पालन तो करना ही है, लेकिन यथासंभव जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर मास्क नहीं पहनता तो जाहिर सी बात है कि उसको स्प्रेड करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो इन्फेक्टेड पर्सन तो मास्क लगाए, जो इन्फेक्टेड नहीं है उसको भी लगाना है, तो पता नहीं है कौन इन्फेक्टेड नहीं है, कौन इन्फेक्टेड है। तो ये तो एक सुझाव है, सलाह है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि लोग जब क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, बाहर जा रहे हैं या अपने विसिनिटी में जा रहे हैं, तो वो तो 100% मास्क तो लगाना आवश्यक है। तो ये चूंकि नीति आयोग से आया है, उन्होंने अध्ययन किया होगा इस बार को लेके, तो उनकी सलाह पे तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि जो समस्या है, जो मेडिकल फैटर्निटी जो फेस कर रही है, वो उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को लास्ट मोमेंट पे अलाउ किया गया, ये काम बहुत पहले हो सकता था। उन्होंने आयुष्मान भारत की एक लिस्ट निकाली, उन्होंने जो है पूरा सर्कुलेट कर दिया और उन्होंने ये भी नहीं उससे पूछा कि आपके पास व्यवस्था है कि नहीं। और दूसरे दिन लोग जो है वो लगातार फोन करने लगे कि ये हॉस्पिटल जो है प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल कोविड पेशेंट लेगा। अब बताइए कि कितना, एक तो त्राटसी ऊपर से आपने एक लिस्ट जारी कर दिया बिना उनसे बात किए, बिना उनसे पूछे। हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है उनके पास, डॉक्टर्स जो है डिमोरलाइज है, और अचानक आपने जो है एक लिस्ट जारी कर दिया। तो ये जो केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है ना, उसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। हर चीज को आप सेंट्रल लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं और नोडल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल जो है, जो डॉक्टर है, वो नोडल ऑफिसर क्यों नहीं हो सकता है? वो क्यों नहीं असेस कर सकता है कि इस मरीज को भर्ती करना है, इसको होम आइसोलेशन में रखना है? जिस काम को आपको बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत बाद में किया। बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, हम पूरे शो पे डिस्कस करेंगे। अस्पतालों पे गिर रहा है डॉक्टर गुप्ता, हम जो भुगत रहे हैं, ये डॉक्टर से भुगत रहे हैं। चलिए अब सीधा रुक करते हैं। हमारे दो मेहमान जुड़े हैं, दो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, जो इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या किया जा सकता है, घर में भी मास्क पहना जाए, कितनी सुरक्षा, कितनी सेफ्टी हो सकती है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आप क्या कहना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर पीके, आपके पास आएंगे, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, मुझे बीच में ब्रेक पर जाना पड़ा। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस समय जो संसाधन है वो कॉम्प्रोमाइज है। स्पेशली मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूंगा। इन्होंने लास्ट में प्राइवेट सेक्टर को अधिकृत किया कि आप जो है कोविड के पेशेंट्स को ले सकते हैं, लेकिन उनसे चर्चा करके अगर ये लिस्ट जारी करते तो बहुत अच्छा होता। आयुष्मान भारत से इम्पैनल जो भी हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने वो लिस्ट जारी कर दिया। अब वो लगातार लोगों का फोन आने लगा, वहाँ पे पता लगा कि वहाँ पे तो बेड नहीं है, वहाँ पे मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है और पूरी कॉम्प्रोमाइज है सिचुएशन। तो एक तरीके से प्रॉब्लम और एग्रीवेट हुआ। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि आप सेंट्रलाइज करने के बजाय इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब हुआ कि उस हॉस्पिटल को पूरी ऑटोनॉमी दीजिए और वो किस पेशेंट को भर्ती करना है, किसको नहीं करना है, किसकी काउंसलिंग करनी है, किसको होम आइसोलेशन में रखना, वो तय करेगा। देखिए ये प्रक्रिया तो हुई, लेकिन बहुत देर में हुई।
ये काम कम से कम 15-20 दिन पहले होना चाहिए था। तो ये सेंट्रलाइज कोविड कंट्रोल कमांड से ही सब कुछ होगा। रेफरल की बात होती थी, रेफरल कितना बिल्कुल है। अब देखते हैं कि ये सुझाव कैसे अमल में आता है। हर दिन कोई नई नीति आती है डॉक्टर साहब, हर दिन कोई नए नियम आते हैं पुराने को फेल करके और ऐसे नई चीजें बनते हैं, हम देख रहे हैं। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज हमने यही जानने की कोशिश की कि सिस्टम के भरोसे नहीं, अपने घर में भी मास्क लगाइए, जितना हो सके कोशिश कीजिए अंदर से मजबूती और हौसले के साथ डटे रहने की। यही एक आखिरी हथियार अभी हमारे पास नजर आता है। बने रहिए तमाम खबरों के लिए एबीपी गंगा के साथ।